सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वन स्टॉप एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, हमारा आज का इस वीडियो का सेशन है वो हमारा बेस्ड होगा प्रिडिक्टिंग निमसेट 2021 के पेपर के ऊपर। क्योंकि यार अगर अभी हम करंट सिचुएशन देखें तो आज की सिचुएशन में ये बताओ कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो यार मेरे को ये डाउट बड़ा वो लगा कि यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आपको ये होना चाहिए कि आप पहले पढ़ो, एक बेसिक काम करो कि सारे आपको फॉर्मुला अच्छे से आते हैं, आपसे बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। और जो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज है कि पेपर सॉल्विंग की बेस्ट अप्रोच क्या है, कि भाई हम कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें और कौन से सेक्शन पे आके एंड करें, कि कौन सा हमारा फेवरेट सेक्शन है, हमें समझ नहीं आता है और हम लोग इस चीज में बहुत स्विच करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि यार आप पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड के अंदर है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है यार कि आपको एक टाइम पे एक क्वेश्चन दिख रहा होता है। ऑफलाइन में तो ऐसा होता है कि यार आप पेजेस को पलटोगे तो आपको एक पेपर का ओवरव्यू मिल जाता है कि यार पेपर किस टाइप का आने वाला है, या पेपर में कितने पजल्स की टाइप के क्वेश्चन है, या मेरा फेवरेबल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वो कहाँ पर है और कितने हैं। तो अगर आप 2-3 बार पेपर को पलटते थे तो आपको पेपर का एक रिव्यू मिल जाता था। पर ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा करने जाओगे कि आप 120 मिनट को एक एक करके आगे देखोगे तो यार आप कम से कम अपना 10 से 12 मिनट का टाइम इसी में वेस्ट कर दोगे और वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं करना चाहेगा। भाई अब ये राइट टाइम टू है बिगिन का शॉट दे दें और अगर पेपर आगे पोस्टपोन होता है तो हम अपना और बेस्ट शॉट दे के निकलें। तो चलिए यार इसी के साथ पूरे हाई जोश के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग हाई जोश में इस वीडियो के साथ बैठे हैं यार वो कमेंट में जरूर लिख देना कि यार हम पूरे हाई जोश में हैं और इस बार हमारे को निमसेट क्लियर करना ही करना है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को आज की। राइट, तो जैसे कि यार मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले पिछले वीडियोस में भी मैंने बोला है कि यार व्हाट इज द अप्रोच। 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस नहीं भैया, ये अप्रोच बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो भैया इंग्लिश के सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भैया हम लोग इंग्लिश कहाँ से करें, या कंप्यूटर का मटेरियल भैया प्रोवाइड कर दो। अरे भैया कंप्यूटर और इंग्लिश का मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लास्ट में आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश में कैसे मतलब थोड़े से मार्क्स गिन करके निकल सकते हो और कंप्यूटर सेक्शन में कैसे आप 50-60 नंबर लेके आ सकते हो। पूरी स्ट्रैटेजी वीडियोस उसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं, पूरी टीम उस पर वर्क कर रही है। कंप्यूटर के लिए आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड होने वाला है। तो उसके लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। तो कंप्यूटर सेक्शन का मटेरियल आ रहा होगा। पर यार अभी मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि यार आप कंप्यूटर और इंग्लिश से सिर्फ सिलेक्शन ले सकते हो। तो भैया सबको पता है कि सिर्फ कंप्यूटर और इंग्लिश के बेसिस पे अगर हम लोग इसमें 80 मार्क्स ले भी आए तो भी भैया हमारे 160 मार्क्स बनते हैं। तो यार अगर टॉप भी कोई मतलब पूरे नंबर 160 से 160 ले भी आए तो भी भैया निमसेट के अंदर आपको कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आप कैटेगरी के हो तो भी 160 में आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट, तो अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए इस टाइम का, जो हमारे को इतना प्रेसियस टाइम मिला है और उसका कि एक्सटेंड हो गया हमारे को और टाइम जो मिल रहा होगा, तो उसके अंदर जो बेस्ट चीज है वो है कि भैया हम अपने मैथ्स के ऊपर और लॉजिकल रीजनिंग के स्किल्स के ऊपर वर्क करें। और इसमें भी वर्क कैसे करना है कि यार हमारे को इजी टू टफ क्वेश्चन पे जाना है। इजी टू टफ क्वेश्चन पे, इजी टू टफ क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूँ इजी टू टफ क्वेश्चन की अप्रोच क्या है और कैसे इसको फॉलो करना है। राइट, तो अभी आपको काम करना है अपने मैथ्स के सेक्शन के ऊपर और एलआर के सेक्शन के ऊपर। और जो बच्चे कहते हैं कि भैया कितनी देर पढ़ना है, तो भाई कम से कम इस सिनेरियो के अंदर आप 5 से 6 घंटे मैथ्स के अंदर दे रहे हो, जिसमें भैया आप 3 से 4 घंटे में कोई प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कर रहे हो और 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। बिल्कुल वो कहेगी कि भाई जैसे मैं बोलता था आपको कि मैं अपना मॉक टेस्ट देता था, तो मैं मॉक टेस्ट देते हुए भाई जैसे एग्जाम के अंदर बैठता था जूते पहन के, जैसे एग्जाम हॉल में तुम जाके बैठोगे उसी तरह से बैठना है। मास्क जरूर लगा के बैठना है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस है उस समय में जो पेपर होगा वो आपको मास्क लगा के ही देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है भाई कभी कभी मुस्टैच के साथ, कभी कभी बियर्ड के साथ मास्क लगाने में, क्योंकि पसीना आता है। भैया मास्क लगा के पेपर देने की एक आदत डाल लो, क्योंकि जब आपको एक्चुअल पेपर देना होगा तो आपको मास्क लगा के ही देना होगा। तो ये चीजें आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेंगी जब आप इसको घर से ही अडॉप्ट करना शुरू करोगे। जब भी पेपर देने बैठो तो ये सोच के बैठो कि यार ये मेरा एक्चुअल पेपर है। अगर मेरे को आज पेपर मिल जाए या मेरे को अगर 23 मई को ये पेपर मिल जाए तो मैं किस तरह से पेपर दे रहा हूँ। कभी ये सोच के मैं दो यार ये तो मॉक पेपर है, चलो ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन नहीं बनता अगले सेक्शन में चलते हैं। हर मॉक पेपर को इस तरह से दो कि यार यही तुम्हारा फाइनल पेपर है और अपना बेस्ट शॉट देके निकलो। जब तुम्हें अभी आदत पड़ जाएगी ना अपना बेस्ट शॉट देने की, तो ये आदत तुम्हारी आगे तक जाएगी पेपर के अंदर, और यही होती है अप्रोच पेपर को एक्चुअली डील करने की। तो चलिए यार अब पहले मैं आता हूँ कि इजी टू टफ क्वेश्चन पे, और ये 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस क्या हैं, तो इसको हम चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड के अंदर यार अब हमारे पास आता है कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन हमारे को बिल्कुल नहीं करने। मैंने प्रीवियस अपनी भी वीडियो जो बताई थी, मैंने आपको अपने राइट रॉन्ग बताए थे कि भाई मेरे मैथ्स में 30 राइट थे और 8 रॉन्ग थे। तो जिन लोगों को लगता है यार 30 राइट और 8 रॉन्ग से नहीं हो सकता तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। उसमें मैंने अपनी फ्रेंड का एक्सपीरियंस भी बताया, अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि मेरे कितने राइट थे और कितने रॉन्ग थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर अभी हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैराथन वाली अप्रोच। फिर मैराथन में क्या होता है, मैराथन होती है भाई एक लंबी रेस। वैसे ही जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो अभी हम लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं, निमसेट एग्जाम जो कंपटीशन है हमारा, इसके अंदर यार ये हमारी एक मैराथन की तरह है कि हमारे को मैराथन में क्या होता है यार, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर पूरे जोश से भाग जाओगे
पूरी जान लगा के भाग जाओगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में तो आप लोग एक लीड ले लो, पर स्टार्टिंग में अगर आप अपनी पूरी जान लगा दोगे तो आपके पास एंड में एक लो एनर्जी पे तुम लोग पहुंच जाओगे कि यार अब हमारे से नहीं हो पा रहा है, हम नहीं भाग पा रहे। तो यार होता क्या है बच्चों के साथ, जैसे मैंने बच्चों से बहुत सारे बच्चों से अभी इंटरेक्ट करा, टेलीग्राम पे भी मैं कनेक्टेड हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं कनेक्टेड हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि भैया हम लोग अभी जो अप्रोच है हम लोग ट्राई करते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले कर लें, इजी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे को लगता है इजी क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे कम टाइम के अंदर भी, क्योंकि उसमें सिर्फ टिक टिक करना है। मैं मान गया कि भैया इजी क्वेश्चन जो निमसेट लेवल के अंदर होते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ टिक करके आंसर पता लग जाता है। पर यार ये जो अप्रोच होती है डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले करने की, ठीक है, सेम चीज आती है भैया मैराथन के अंदर कि अगर आप मैराथन भाग रहे हो, अगर आपको भैया पता है कि आपको 5 किलोमीटर की मैराथन भागनी है, तो अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही यहाँ से स्टार्ट करके पहला 1 किलोमीटर पूरी जोश के साथ पूरी जान लगा के भाग दोगे तो अगले 4 किलोमीटर में आप लोग थकने लगोगे, और ऐसा होगा कि यार एंड पे आते आते कितने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि आपको बैठना पड़ जाएगा या रेस्ट लेना पड़ जाएगा। और यहीं पे एक बच्चा जो पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेगा तो पहले 3-4 किलोमीटर बहुत इजीली धीरे धीरे निकलेगा। तो भैया एंड में क्या हो रहा होगा, जो बंदा पहले जिसने तेज स्टार्ट करा है ना मैराथन के अंदर, वो तेज स्टार्ट करने वाला एंड में आके थकने की वजह से धीरा हो जाएगा, और जो बंदा धीरे धीरे ही ऑलरेडी आ रहा है वो उस बंदे के लेवल पे तो पहुंच जाएगा। अब भैया जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो ये लास्ट वाली स्टेज होगी, ये लास्ट वाली स्टेज जहाँ पे लास्ट के 1 किलोमीटर में रेस खत्म होने वाली होगी, तो डिसाइडिंग फैक्टर ये वाला होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बंदा पहले से तेज आ रहा था वो बंदा थक चुका है, और वो बंदा इतना ज्यादा थक चुका है कि वो शायद आगे कंटिन्यू ना कर पाए, लेकिन जो बंदा धीरे धीरे आ रहा है अब उसके पास मौका है कि वो अपनी पूरी जान लगा दे, पूरी जान लगाने से आगे बढ़ जाए। और ये जो लास्ट का टाइम होता है ना पेपर के अंदर, हर पेपर के अंदर बहुत क्रूशियल होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठाना। अगर आपको लगता है यार आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक नहीं पढ़ी या कुछ नहीं पढ़ी, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है सर्कल्स का, भैया चुपचाप नीचे यहाँ पे आता है गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चुपचाप से नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करो, आगे बढ़ जाओ, जो होगा देख लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन इजी हो सकता है मुश्किल हो, पर अभी नहीं आता तो उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इससे क्या हो रहा होगा यार कि आप पहले जब इजी क्वेश्चंस करेंगे तो यार इजी क्वेश्चंस करने से क्या हो रहा होगा कि आपको ना एक पीछे फील आएगी, जब आप 1 घंटा पूरे पेपर में इन्वेस्ट कर चुके होगे और जितने इजी क्वेश्चंस होंगे सारे कर चुके होगे, तो आपको ये होगा कि यार अब इस पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मेरा था और मैं कर नहीं पाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में ना हम कुछ लोग इजी क्वेश्चन जो छुपे हुए होते हैं पेपर के बीच में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो सबसे ज्यादा बुरी चीज होती है, क्योंकि यार वो इजी क्वेश्चंस जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है अगर वो आपके छूट गए तो यार आप ऑलरेडी एक लॉस में हो। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ऐसा है कि यार जो अबव एवरेज बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ के गए हैं, बहुत मेहनत करके गए हैं, वही डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे। पर यार जो एवरेज क्वेश्चन होता है वो लाई करता है एक छोटी सी रेंज के अंदर, तो उस छोटी सी रेंज के अंदर आने के लिए आपको इजी क्वेश्चन सारे ढूंढ ढूंढ के करने ही पड़ेंगे। तो यार अप्रोच ये रखो कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन, मतलब पहले मैराथन की स्टार्ट में धीरे भागो, जो क्वेश्चन तुमसे फेवरेबल है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक फेवरेबल है, पीएनसी का टॉपिक फेवरेबल है, तो फेवरेबल टॉपिक के फेवरेट क्वेश्चंस को करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, और उसके बाद एंड में अपने पास ट्राई करो कि भाई तुम्हारे पास कुछ टाइम बचे और उस टाइम में तुम आओ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि यार ये जो ये स्टेट होती है ना कि यार हमारे भैया क्वेश्चन छूट गए, ये क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो तुम्हारे से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन छूट रहे हैं जिनको तुम्हारे को कभी दुख भी ना हो और ये भी ना लगे कि भैया टाइम होता तो हम उन्हें अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि तुम्हारे इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कभी भी ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि पहले हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद इजी क्वेश्चंस तो भैया बन ही जाते हैं, एंड में आके उनको हम बना लेंगे फटाफट से, तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। कॉम्पिटिटिव जब आप कंपटीशन दे रहे होते हो तो ये अप्रोच फॉलो करना बिल्कुल गलत है। अगर आप डेली नॉर्मल कोई पेपर दे रहे होते हैं एंड सेमेस्टर का या ऐसा, तो वहां पे मैं जरूर बोलता है कि आप पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो और एंड में आके इजी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा स्कोरिंग होता है। पर यहाँ पे इजी क्वेश्चन के भी 12 नंबर ही मिलने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर के भी 12 नंबर ही मिलने हैं। तो हमारे को यहाँ पे करने की जरूरत है स्मार्ट वर्क, जो अप्रोच में स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि यार टाइम है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करने का। तो ये सारी चीजें जो आपको हैं वो हेल्प कर रही होंगी एक पेपर अप्रोच डेवलप करने में। तो चलिए यार अब बात करते हैं भैया पेपर अप्रोच के ऊपर। तो भैया सबसे पहले तो अपना फेवरेट सेक्शन ढूंढ लो। भैया कुछ लोगों का होता है लॉजिकल रीजनिंग फेवरेट सेक्शन, कि भैया मेरे से लॉजिकल रीजनिंग बहुत जल्दी बनती है। जैसे मैं आपको आशीष का बताऊं, जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, तो उसकी लॉजिकल रीजनिंग थी, उसका फेवरेट सेक्शन था, तो वो पहले एलआर को अटेम्प्ट करता था, उसके बाद मैथ्स को करता था, राइट। और कुछ लोगों को होता है यार पहले मैथ्स करनी चाहिए, हम लोग मैथ्स करते हैं, पहले मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स आपका फेवरेट सेक्शन है। और कुछ लोगों का होता है जैसे मेरा था, मेरा क्या सिनेरियो था कि भैया पहले के 15 मिनट में पेपर मिलते ही मैंने जितने मॉक भी दिए हैं कुछ भी दिया है, तो भैया मैं शुरू करता था इंग्लिश से, इंग्लिश में शुरू करा पहले 15 मिनट में से, और साथ में करता था मैं कंप्यूटर। पहले 15 मिनट में इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस पे लगा देता था पूरी जान के साथ, मतलब मेरे को 15 मिनट देने हैं, मैं इंग्लिश को पढ़ता था, आता है टिक करता था, नहीं आता तो आगे बढ़ता था। सेम काम मैं सीएस में आगे करता था, मतलब टोटल 15 मिनट जो थे मैं अपने इंग्लिश और सीएस के अंदर दे रहा होता था। तो राइट, आप लोग अपना खुद का बेस्ट चीज फाइंड करो, आप मॉक दो, बहुत सारे मॉक दो, आप देखो यार कि कौन सा जो आपका है आपको बेस्ट लग रहा है, कि आप किस सेक्शन के अंदर सबसे अच्छा काम करके निकल पा रहे हो। कि बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि यार वो मैथ्स कर करके ना उनकी लॉजिकल रीजनिंग भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है,
क्योंकि मैंने आपको बताया जो निमसेट की लॉजिकल रीजनिंग है वो मेंटल बेस्ड मैथ्स की लॉजिकल रीजनिंग होती है। और कुछ लोग होते हैं वो मैथ्स का सेक्शन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश और कंप्यूटर, शायद इंग्लिश की वो नहीं होते, वो हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ भी होता है, तो इंग्लिश और कंप्यूटर में की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो मैथ्स ही शुरू करते हैं। फिर हर बंदे की अप्रोच अलग होती है। अब आप लोग ये मत करना कि नमित भैया ने जो अप्रोच ली है कि यार मैं इंग्लिश और सीएस पहले करता था, सब लोग ये अप्रोच करने लग जाएं। ये अप्रोच भी गलत नहीं है, इस अप्रोच ने मेरे लिए काम किया था। पर आप लोगों को अपना फेवरेट सेक्शन ढूंढना है पेपर में से, जो आप इजी क्वेश्चंस के साथ जल्दी जल्दी करके निकल सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं लॉजिकल रीजनिंग 30 मिनट में खत्म कर देते हैं, उसके बाद मैथ्स पे आ जाते हैं, फिर मैथ्स में पूरा 1.5 घंटा बचा हुआ इन्वेस्ट कर देते हैं, और 1.5 घंटे में से कुछ टाइम बचता है तो इंग्लिश और सीएस को देख लेते हैं। फिर अपना फेवरेट सेक्शन ढूंढना है भैया, इस चीज को नोट कर लो, तुम्हारे लिए किसी और की स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करने वाली। जैसे हर मरीज की अलग दवा होती है ना, हम लोग जाते हैं यार डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जाके ये नहीं बोलते यार जो हमारे आगे वाले को दवाई दी है वही हमारे को दे दो। भैया हर बंदे की अलग प्रॉब्लम होती है, हर बंदे का अलग इशू होता है। तो बच्चे मुझसे पूछते भी है भैया अप्रोच में, तो मैं यही बोलता हूँ भैया अपना फेवरेट सेक्शन पहले ढूंढो कि यार आपके लिए फेवरेट सेक्शन क्या है और आप उसके अंदर कितना अच्छा कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि यार आप कुछ गलत कर रहे हो पेपर फाइंड सॉल्विंग अप्रोच में, तो हमारे को आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में मैसेज करो और बताओ कि भैया हमसे ये गलतियां हो रही है और इन चीजों को हमारे को इम्प्रूव करना है, तो हम कैसे इम्प्रूव करें। और एक बहुत जल्दी यार हम लोग एक जूम सेशन भी करने वाले हैं या गूगल मीट का सेशन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यार अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ। हम आपको वहीं पे आपको जल्दी से एक जूम सेशन या गूगल मीट का लिंक दे रहे होंगे, जाके आप हमसे पर्सनली कनेक्ट हो पा रहे होंगे और हम आप सबके डाउट्स को वहां पे ले रहे होंगे और कवर कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद यार अब मैं आपको अपनी अप्रोच बताता हूँ कि मैंने क्या करा था। मैंने सबसे पहले भैया स्टार्टिंग के 15 मिनट में मेरा क्या होता था कि मैं 15 मिनट के अंदर, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जितने भी मुझसे क्वेश्चन बने, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के जितने भी मुझसे बने, तो मैं उनको करता था। तो जनरली मेरे से इंग्लिश के 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते थे, और उसमें से मेरे मतलब 9-10 करेक्ट भी होते थे। मतलब ऐसा होता था कि 9-10 करेक्ट हो रहे, क्योंकि इंग्लिश में यार एनोनिम्स और सिंटोनिम्स के क्वेश्चन जो मैं था वो करता नहीं था, सिनोनिम्स के और एनोनिम्स के क्वेश्चंस को, क्योंकि यार वो थोड़ा सा होता है यार कि तुम्हारे को उसके लिए बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ते हो या कुछ ऐसा करते हो तो तुम्हारे को आता है। तो मैं भी यार इंग्लिश में मतलब एवरेज ही हूँ, इतनी मेरी अच्छी नहीं है, पर 9 से 10 उसमें करेक्ट हो जाते थे। जैसे कि यार पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या कभी भाई तुम्हारे को प्रेपोजिशंस फिल करनी है, टेंसेस का देखना है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे 9-10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाते हैं। और फिर सीएस में ऐसा होता था कि मेरे साथ यार ये मैं 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजीली बना लेता था। कभी कभी कुछ क्वेश्चन अटकता था, लेकिन वो पेपर टू पेपर डिपेंड करता था कि कैसा पेपर है। तो 2015 और इन सब के पेपर्स के तो भाई ऐसा था कि मैं 10 के 10 क्वेश्चन बना रहा होता था, और बहुत ईजी क्वेश्चंस भी थे। तो यार इंग्लिश और सीएस के अंदर मैं पहले 15 मिनट जो होते थे मेरे पेपर के, क्योंकि यार तुम्हारे पास ऑनलाइन पेपर का एक सबसे बेनिफिट ये है कि तुम्हारे ऊपर क्लॉक चल रही है, और तो तुम्हारे पास क्लॉक चल रही है तो तुम्हारे पास टाइम का एक बिल्कुल वो रहता है। जैसे कि ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, कभी कभी घड़ी देखनी पड़ती है, कुछ देखना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या बेनिफिट होता है कि तुम्हारे ऊपर ही क्लॉक चल रही है, तो तुम्हारे को अपना टाइम मैनेज करना सबसे ईजी रहता है। तो भाई पहले 15 मिनट में मैं चुपचाप जाता था इंग्लिश और सीएस के सेक्शन के ऊपर, जितने क्वेश्चन बने उसके बाद दोबारा वापस नहीं आना। सेक्शन बंद कर दिया तो एक बार बंद कर दिया, जितने 15 मिनट में बना लिए ना। तो मैं ऐसा करता था कि 15 मिनट से और 20 मिनट कर दिया भाई, अरे बन सकता है तो 20 मिनट का टाइम लगा दो। मैंने बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करा। जितने भी मैंने मॉक दिए, मॉक के अंदर भी मैंने सेम अप्रोच फॉलो करी। जितने भी मैंने 50 से 60 मॉक आज तक दिए हैं, सबके अंदर मैंने ये दिया कि पहले 15 मिनट मैंने इंग्लिश और सीएस को दिए। और भाई जो तुम एक बार अपनी अप्रोच डेवलप कर लोगे, तुम्हें एंड के पेपर तक वही अप्रोच रखनी है। ये नहीं कि यार तुम घर पे तो यार इंग्लिश और सीएस कर रहे हो, पेपर में जाकर मैं बोलूं यार मैथ्स इजी थी 2020 की तो मैं मैथ्स करने लग जाऊं। ये काम बिल्कुल नहीं करना। जिस तरह की तुम माइंड को हैबिटेट डाल देते हो, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना कम मिर्ची खाने की, तो इनको मिर्ची कम खाने की आदत हो जाती है। इसी तरह यार जैसे कुछ लोगों को तीखा ज्यादा खाना है या भाई नमक ज्यादा खाते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। तो जिस तरह से यही चीज तो तुम अपनी हैबिटेट में लाते हो, तो इसी तरह को तुम अपने पेपर सॉल्विंग अप्रोच में भी लेकर आओ। जिस चीज की एक बार आदत बना ली, माइंड जिसके लिए हैबिचुअल हो गया, वही चीज करो। क्योंकि अपने कंफर्ट में जब तुम आ जाओगे पेपर को, जब तुम पेपर देने जाओ ना, तो ये मत सोचना कि यार ये मेरा एक्चुअल पेपर है। ऐसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, रोज के मॉक को समझो कि तुम्हारा एक्चुअल पेपर है, लेकिन जब तुम एक्चुअल पेपर देने जाओगे ना तो सोचना ये मेरा मॉक ही है, तो मेरे को अपना बेस्ट शॉट देना है। मेरे को कोई जज नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। नॉर्मल पेपर की तरह अपना एनवायरमेंट ऐसे रखना कि भाई ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी स्क्रीन है, दैट्स इट। इधर नहीं देखना कि भाई सुंदर लड़की बैठी है, इधर नहीं देखना कि यार कोई बैठा है नहीं बैठा या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। शोर मस्त है एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत कुछ होता है, साइन कराने के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम में भी आते रहते हैं कि बेटा साइन कर दो, ये कर दो। तो दिक्कत थोड़ी बहुत रहती है, पर अपना फोकस होना चाहिए भैया पेपर और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो पहले 15 मिनट मैंने यहाँ लगाए, 15 मिनट यहाँ पे खत्म करने के बाद मैं सीधा आता था मैथ्स के सेक्शन के ऊपर, और मैथ्स सेक्शन में मैं देता था 1 घंटा, 1 आवर कंप्लीट देता था मैथ्स सेक्शन के अंदर में। 15 मिनट लगाने के बाद 1 आवर कंप्लीट देता था मैथ सेक्शन को। और मैथ सेक्शन में मैंने आपको अप्रोच बता रखी है भैया, सबसे पहले मेंटल राउंड और प्रीवियस ईयर राउंड्स के क्वेश्चंस, कि भैया ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ये मेंटल राउंड, मतलब मेंटल राउंड इन द सेंस कि यार तुम देखोगे कि यार ये 4 ऑप्शंस हैं भाई, जैसे कि यार इसमें से ये 2 ऑप्शंस हो नहीं सकते, इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए। या कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं वैल्यू सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब ऐसे बच्चे बोलते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन नहीं बनते। तो मेरे को 2018 का पहला क्वेश्चन याद है कोऑर्डिनेट का, उसमें था एक सर्कल दे रखी थी और एक लाइन दे रखी थी। तो पूछ रखा था यार ये लाइन जो सर्कल से कौन से पॉइंट से पास कर रही है,
और 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक ही ऑप्शन जो था वो को सेटिस्फाई कर रहा था। अब बताओ, कहने को तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन मिला के कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन क्या है कि भैया कौन सा पॉइंट से वो पास कर रही है, और आपने ऑप्शन से ही पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया। तो उसका आंसर याद है कि -3 और 6 ऐसा कुछ उसका आंसर था। तो आप लोग चेक कर लेना, 2018 का पहला क्वेश्चन था ये। तो कहने को कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, पर आपने कोऑर्डिनेट अगर कुछ भी ना पढ़ रखा हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यार ये मेंटल दिमाग आपका, मतलब पेपर देते हुए दिमाग बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ। तो यार ये मेंटल और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको आपको डायरेक्ट टिक करना है। फिर आते हैं भैया लेवल 1 के क्वेश्चंस, जो आपके कोई फॉर्मूला यूज करने से या फिर आपके किसी ट्रिक से हो रहे होंगे। फिर लेवल 1 के क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करता था, और फिर आते थे लेवल 2 के क्वेश्चंस, जिसमें भैया आपको 2-3 मिनट लग रहे होते थे, 2-3 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 1-2 मिनट का टाइम लग रहा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम्हें पता होता है, जैसे बायनॉमियल का कोई क्वेश्चन आ गया या इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि तुम्हें पता है ये फॉर्मूला है, या पीएनजी का क्वेश्चन आ गया ये फॉर्मूला, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें 1-2 मिनट का टाइम लगता है। और फिर होता था एक लेवल 3, जिसको भैया मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करता था, जैसे कोई क्वेश्चन मेरे डोमेन का नहीं है, जैसे मेरे को था कि यार मैंने एरिया अंडर तक अभी इतने अच्छे से नहीं करा था, तो भैया उस क्वेश्चन को मैं उस टाइम के लिए अवॉइड कर देता था। और ऐसे ही मेरा एक और टॉपिक था यार डिफरेंशियल इक्वेशंस का, कि भाई 3 में बेसिक फॉर्म्स पढ़ के गया था, पर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन में पेपर तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। भाई मैं उसको लेवल 3 में करता था कि यार एंड में आके देखूंगा कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, तो उस समय उसको भाई मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है। तुम्हें जो क्वेश्चन लगता है कि यार तुमसे अभी नहीं हो सकता लेकिन तुम कर सकते हो, उसको मार्क फॉर रिव्यू में रखो। और जैसे 2020 के अंदर हुआ था कि तुमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया उसको मार्क फॉर रिव्यू से बिल्कुल हटा देना। मैंने इसके अंदर 8 नंबर गवाए थे, मेरे बहुत सारे पीएस ने 50-50, 60-60 नंबर भी इसकी वजह से गवाए कि उन्होंने मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन चेक नहीं करा था। तो पेपर के इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ना। भैया पहले 15 मिनट में मैंने इंग्लिश करी है, उसके बाद 1 घंटे में मैंने मैथ्स करी। मैथ्स में आपको बता दिया कि मेंटल राउंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, फिर लेवल 1 के क्वेश्चंस। लेवल 1 के क्वेश्चंस में मेरे पास आ जाता था कि क्या कहते हैं इसका नाम, बेसिक क्वेश्चंस जो फॉर्मुला बेस्ड है, फॉर्मुला लगाओगे और आंसर तुम्हारे को मिल जाएगा। और लेवल 2 के वो क्वेश्चंस में थोड़ा सा सॉल्विंग इन्वॉल्व है कि तुम्हें कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है। और जो लेवल 3 के क्वेश्चन होते थे, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन आ गए, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमें पढ़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन आता नहीं है, सीधा उसे छोड़ के स्किप करो ना, उसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो कि शायद हो जाए शायद हो जाए। अरे होना होगा तो बाद में देख लेंगे। अभी जो फोकस है वो ये है कि भाई हमारे जो मेंटल राउंड है, ये सारे राउंड के जो क्वेश्चंस है वो होने ही चाहिए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि भैया 10 क्वेश्चंस लिमिटेड के पेपर में इजी होते हैं, 30 क्वेश्चन इसके एवरेज होते हैं, और 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। तो भैया हमारे को ये क्वेश्चंस करने हैं जो इजी हैं और जो मीडियम है। तो ये 40 क्वेश्चंस में से आपको, इन 40 में से भी आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके निकलना है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में, मतलब एटलीस्ट 35 तो मैं अपर एंड कह रहा हूँ, मिनिमम 30 करके निकलो, मैक्सिमम 35, मतलब मैक्सिमम 35 क्या, मैक्सिमम तो तुम जितने 40-50 जहाँ तक ले जाना चाहो। लेकिन इन 40 क्वेश्चन के अंदर पहला अप्रोच रखो कि 10 क्वेश्चन जो इजी वाले ये, और 30 क्वेश्चन ये। मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखोगे तो मैंने आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है कि 10 हार्ड क्वेश्चन होते हैं, 30 मीडियम होते हैं और 10 ईजी होते हैं। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद मेरा क्या होता था कि यार बचे हुए 45 मिनट, मतलब मैंने पहले 1 घंटा प्लस 15 मिनट, 15 मिनट मेरे सीएस में इन्वेस्ट हुए और 1 घंटा मेरा मैथ्स में इन्वेस्ट हुआ। अब जो मेरे पास 45 मिनट्स बचे हैं, इसमें से भैया सारा टाइम मैं 30 मिनट देता था लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं 40 क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं ऑन एन एवरेज, कि आप 30 क्वेश्चन कर लो जो आपको फेवरेबल है। वो 30 क्वेश्चन करके, चाहे आपको पजल के आसपास अच्छे लग रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो 30 मिनट में लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आपने मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और लॉजिकल रीजनिंग आपने प्रीवियस इसकी कर रखी है। प्रीवियस इसकी लॉजिकल रीजनिंग पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना और देखना कि यार क्या अप्रोच है हमारे को लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने की। तो यार ये चीज है आपकी लॉजिकल रीजनिंग की। अब देखो, मैंने ये जो टाइम बताया आपको कि मैंने भैया लगाए पहले क्या कहते हैं 15 मिनट, उसके बाद 1 घंटा 60 मिनट, और उसके बाद मैंने लगा दिया 30 मिनट। अभी भी मेरे पास भैया 15 मिनट का टाइम जो था वो बचता था। 15 मिनट का टाइम जो मेरे पास बच रहा है, वो टाइम का मैं क्या करता था कि लास्ट में बैठ के मैं आता था मैथ्स के सेक्शन पे, क्योंकि यार मैथ्स के सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है कि अगर तुमने 1-2 क्वेश्चन भी और बढ़ा लिए ना, तो 1-2 क्वेश्चन का मतलब है 24 नंबर, 30 नंबर या 36 नंबर, तो 1-2 क्वेश्चन तुमने और बढ़ा लिया तो तुम्हारी रैंक सीधा ही बूस्ट होती थी। तो अगर मेरे पास टाइम बचता था लास्ट के 15 मिनट में, तो या तो मैं लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन उठा लेता था या मैथ्स का कोई क्वेश्चन उठा लेता था। वो डिपेंड कर जाता है लास्ट के 15 मिनट में कि यार आपका मैथ्स का लेवल मुश्किल आया पेपर का या मैथ्स का लेवल इजी आया पेपर का। इस चीज को इस चीज को यार आपको अच्छे से चेक करना है कि आपका मैथ्स का लेवल क्या आ रहा है और लॉजिकल रीजनिंग का लेवल क्या आ रहा है, और अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे कन्फाइन नहीं करना कि भैया की ये अप्रोच थी तो हमें ये अप्रोच रखनी है। ये अप्रोच मेरे लिए वर्कआउट करी थी, मैंने पहले भी कहा, अगर आपके लिए अप्रोच वर्कआउट करती है, अपने आप मॉक्स में इस अप्रोच को यूज करके देखो कि अगर आपके लिए चीज वर्कआउट कर रही है तो इस अप्रोच को यूज करना, नहीं तो अपनी खुद की अप्रोच बनाओ और उसी अप्रोच को फॉलो करो। तो ये तो हो गई यार हमारी बेस्ट अप्रोच फॉलो करने के लिए। तो भैया पहले मेरे साथ सीएस का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन, साथ ही साथ उसके बाद इसमें लगा 15 मिनट, मैं कंक्लूजन करता हूँ। उसके बाद एक मैथ्स का सेक्शन जिसके अंदर लगा 60 मिनट भैया, और उसके बाद आ गया हमारा
LR का सेक्शन जिसमें मैंने लगाया 30 मिनट और लास्ट के 15 मिनट खुद के उसके लिए कि भाई जो सा मैथ्स का या लॉजिकल रीजनिंग का कोई एक बोनस क्वेश्चन बन जाए तो रैंक को बूस्ट करेगा। तो ये तो हम अभी हमारी पेपर सॉल्विंग अप्रोच। उसके बाद यार बच्चे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम यार क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो यार क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरे पास एक ही आंसर है कि यार आप सबसे पहले उठा लो 2013 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स को। तो अगर आप 2013 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपके पास 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो 8 ईयर्स के अंदर आपके पास क्या होगा, मैथ्स के 400 क्वेश्चन और ये स्टोरी बोर्ड आ गया यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के आने थे, लॉजिकल रीजनिंग के 320 क्वेश्चन 8 into 40। तो लॉजिकल रीजनिंग के 320 क्वेश्चन, इंग्लिश के 160 क्वेश्चन और क्या कहते हैं आपके, सॉरी यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग कवर्ड था। कंप्यूटर सेक्शन के यहाँ पे 80 क्वेश्चन आने थे, कंप्यूटर सेक्शन के 8 into 10 80 क्वेश्चन, राइट। तो भैया मैथ्स के 400 क्वेश्चन ये रहे, लॉजिकल रीजनिंग के 320 क्वेश्चन ये रहे, इंग्लिश के 160 क्वेश्चन ये रहे, कंप्यूटर साइंस के 80 क्वेश्चन ये रहे। तो ये अगर हम टोटल करें तो भैया 960 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपके पास 1000 क्वेश्चन हैं। 960 क्वेश्चन आपके पास ये हैं 2013 से लेकर 2020 तक के। अब मैं 2013 से 2020 तक के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार 2007 से वैसे तो निमसेट कंडक्ट हो रहा है, लेकिन 2007 से लेकर 2012 का जो पेपर था उसके अंदर भैया पैटर्न थोड़ा सा अलग था। तब भैया मैथ्स के सिर्फ 40 क्वेश्चन आते थे और लॉजिकल रीजनिंग के आते थे तब 50 क्वेश्चन। तो 2013 के बाद से ट्रेंड चेंज हुआ था कि यार मैथ्स के अंदर आने लगे थे 50 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग में आने लगे थे 40 क्वेश्चन। तो पहले यार खुद से पूछो कि हमारे ये 1000 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम्हारे को ये सारे 1000 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तुमने एक एक बार क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्या तुम्हारे को इनकी अप्रोच क्लियर है, इनमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो क्लियर है। अगर आप इस सब पे क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ो और मुझसे पूछो कि भैया अगला बिग स्टेप क्या होगा। पर अगर आपने ये सब कुछ ही नहीं करा है तो आप लोगों को बार बार डीएम मत करो कि भैया कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे करें, नहीं हो रहा। क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से पूछता हूँ कि तुमने ये सब कुछ करा है, ये 1000 क्वेश्चन करे हैं, नहीं भैया नहीं करे। तो अब आपके पास आपका आंसर है कि हम लोग कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, वेयर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो भैया ये रहे आपके क्वेश्चंस। अगर आपसे ये भी हो जाता है तो उसके बाद तुम 2007 से लेकर 2012 तक के पेपर्स भी उठा लो, उसमें से कुछ टॉपिक्स छोड़ देना जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, 3D और कुछ बाकी सारे सिलेबस का पार्ट है, तो उनको वहां से कवर कर लो 2007 से लेकर 2012 के पेपर्स से, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मेरी ये अप्रोच पहले से फॉलो कर रहे थे 70 डे स्ट्रेटेजी वाली, तो उन्होंने यार ये 1000 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोगों ने नहीं फॉलो करी, कुछ लोगों ने फॉलो करी अप्रोच, उन्होंने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो उनके भी डीएम थे कि भैया अब हम क्या करें। तो यार अब हमारे पास ये होता है कि यार अब इसके बाद एक बड़ा चैलेंज लो। बड़ा चैलेंज का इन द सेंस क्या हो गया, जैसे कि मैं गाड़ी चलाना सीखना शुरू करता हूँ। हम गाड़ी चलाना सीखना शुरू करते हैं भैया पहले एक खुले एरिया में जहाँ पे भाई कुछ ऐसा हो कि कुछ बंद हो जाए या कुछ हो तो कहीं पे गाड़ी लगे ना, कुछ ना हो। फिर हम लोग आते हैं रोड पे और एक नॉर्मल प्लेन रोड पे गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक अप्रोच। अब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जैसे एक टॉपिक में बोले ट्रिग्नोमेट्री का, वैसे मैं आपको अपने जूनियर का एक बताऊं, उसने ट्रिग्नोमेट्री पे इतनी अच्छी कमांड कर ली, कहता है कि भैया मेरी ट्रिग्नोमेट्री में जो इंस्टीट्यूट रैंकिंग है वो 5 या 6 रैंक आ रही है मेरी, राइट। मेरी इंस्टीट्यूट रैंकिंग 5 और 6 आ रही है, पर बाकी जगह पे मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। तो भैया अगर तुम एक ही टॉपिक पे लगे रहोगे कि मैं सिर्फ ये एक ही टॉपिक कर लूँ, ये टॉपिक मैंने अच्छा कर लिया, तो भैया वो भी चीज तुम्हारे को हेल्प नहीं कर रही होगी। तुम एक ट्रिग्नोमेट्री को तुमने अच्छे से कर लिया, तुम उसी के क्वेश्चन करे जा रहे हो, उसी की आरडी कर रहे हो, उसी की एमएल खन्ना कर रहे हो। तो तुम्हारे को ये है कि तुम जब एक छोटा चैलेंज कंप्लीट करो तो तुम अगले टॉपिक पे मूव करो और एक बड़ा चैलेंज लो। अब जो लोग ये 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं उनको मैं बोलूंगा कि यार इसके बाद जो तुम्हारा बड़ा गोल है वो बड़ा गोल है कि तुम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पूछ पाओ, जेईई मेंस के, ताकि भैया तुम उसकी जब अप्रोच बनाने लगोगे तो तुम्हारे को निमसेट के पेपर फिर बहुत इजी लगने लगेंगे। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जेई मेंस थोड़ा अपर लेवल पे होता है, लेकिन जेई मेंस भी भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बना होता है पेपर। तो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे को एक रिफ्रेश करने का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एरिया मिल जाएगा और तुम्हारे को आइडियाज आ रहे होंगे, फ्रेश आइडियाज, जिससे तुम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे होगे, राइट। तो भाई अपने आइडियाज लिखो कि ये क्वेश्चन मैंने इस ट्रिक से करा, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से करा, और ब्रेनस्टॉर्म करो जेई मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर। पर ये उन चीजों के लिए भैया पहले जो लोग गाड़ी चलाना सीख गए हैं प्लेन रोड के ऊपर, जो प्लेन रोड पे गाड़ी चलाना सीख गया भैया उसके बाद वो पहाड़ों पे गाड़ी लेके जाएगा। ऐसा कोई नहीं करेगा कि भाई जिसको प्लेन रोड पे चलानी नहीं आ रही वो सीधा बोला पहाड़ों पे चला लो, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है क्लच छोड़ते ही गाड़ी पीछे आती है। तो पहले प्लेन रोड पे चलाना सीखो। प्लेन रोड पे चलाने का मतलब है पहले अपना जो निमसेट है, निमसेट के ये सारे 1000 क्वेश्चन करो। उसके बाद भैया जेई मेंस के प्रीवियस ईयर की बुक आती है अरिहंत की, कोई 260 रुपए या 160 रुपए की बुक है। आप बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। परचेज कर लोगे ज्यादा अच्छा, क्योंकि आपको फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप अपना अप्रोच बनाओ, अपना बड़ा चैलेंज लो। बड़ा चैलेंज है हो गया भाई जेईई मेंस। तो भाई पहले प्लेन रोड पे गाड़ी चलाना सीखना है। प्लेन रोड पे गाड़ी चलाने का मतलब क्या होगा मेरा, कि निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद भैया तुम्हें जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके अंदर तो टफ क्वेश्चन में यार तुम 3-4 कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है भाई 1 या 2 कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन हो रहा होता है। तो जब तुम 3-4 कॉन्सेप्ट लगाना सीख गए तो तुम 1-2 कॉन्सेप्ट लगाना तो सीख ही जाओगे। पर ये चीज मैं फिर से कह रहा हूँ कि जेईई मेंस के क्वेश्चन उन लोगों को करने हैं जो कि सीधी रोड पे गाड़ी चलाना सीख गए, मतलब उन्होंने निमसेट का पूरी तैयारी कर ली है,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भैया रिपीटर्स हैं, कुछ ड्रॉपर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये अप्रोच मैं अभी उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अभी ही स्टार्ट करा है वो पहले निमसेट के पेपर्स को अच्छे से करना। तो यार मैं होप करता हूँ कि यार ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको मैं ट्राई करूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल बेस से शुरू करें, आपकी हेल्प करें कि कोऑर्डिनेट को कैसे समझेंगे आप, और प्रीवियस कोर्सेज को डिस्कस करें। फिर अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन जिन लोगों का जोश अभी तक हाई है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, वो कमेंट में लिख के जाना भैया हमारा जोश बहुत हाई है, हम आपके साथ जैसे मेहनत करने को तैयार है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था वी आर वर्किंग रेडी टू वर्क विद यू, तो वैसे भैया आपको भी अपने साथ वर्क करना है और अपनी पूरी मेहनत करनी है, आपको सीट निकाल के दिखानी है। भैया हम हर उस बच्चे की मदद करना चाहते हैं जो कि यार जैसे कोरोना का मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा फेस डिप्रेसिंग है, हमारे को जो चीजें हमने फेस करी थी हम चाहते हैं वो आप लोग ना फेस करो, आपके पास एक अच्छी गाइडेंस रहे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को यार शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी आपके साथ रहें। स्टडी मेट्स बनाओ अपने, जो आपको मोटिवेट करते रहे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि स्टडी मेट एक होना जरूरी है जो आपको मोटिवेट करता रहे। जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। अपना ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो। ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू सो मच वन स्टॉप एमसी से जुड़ने के लिए। आपके लिए बहुत सारी आगे फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी।